अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो सिस्टेमिक जनरल सर्जरी है वो आपकी एंड अप हो चुकी थी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सिस्टेमिक सर्जरी की फर्स्ट क्लास। और इसके अंदर हम इंशाल्लाह इन सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 15 है। इसमें से स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज, ऑलमोस्ट वेस्कुलर, जो मेन है वो आपकी जेआईटी है कंप्लीट विद ब्रेस्ट। ठीक है। थोराइड, पैराथोराइड, ये चीजें आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जो मेन चीजें हम उनको कवर अप करना है। सो दिस बुक इज टू बी अरेंज फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स के जो बच्चे भी जो उनसे आप हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिकली हमारे जेंजी स्टूडेंट्स हैं, जिसको मैंने नाम दिया है। तो इस बुक के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर आपके जो कंटेंट है वो आपके 8 कंटेंट है। लाइक फ्रॉम एसोफेगस, स्टोमक एंड duodenum, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स। एक चीज। दूसरी चीज ये है हमने जो बेसिकली आपकी एनाटॉमी स्टार्ट होगी या दो तीन और चीजें स्टार्ट होंगी, तो उसके अंदर आपकी ये बुक आपको हेल्प आउट करेगी दो से तीन चीजों में। एक, साइन एंड सिम्टम्स में, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, डायग्नोसिस में ना करे बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के अंदर आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेगी। ठीक है। यानी कि आपको जिन जिन चीजों के अंदर हेल्प आउट करना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी विद देयर क्लिनिकल एमसीक्यूज। अब ये जितनी भी ये जो बुक है, इट इज टोटली टोटली बी लाइक आपकी जो सिस्टेमिक सर्जरी की बुक है अब्दुल वहाब डोगर की, ये आपकी सिस्टेमिक सर्जरी है। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, अब हम फॉर एग्जाम्पल अगर एसोफेगस को यहाँ पे पढ़े और गर्ड का टॉपिक यहाँ से पढ़े, तो आप गर्ड का टॉपिक आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके आपका एंड अप हो रहा है इस जगह पे। ठीक है। तो हमने अब कंप्लीट तो नहीं पढ़ना, हमने जो जो टॉपिक डोगर से पढ़ना होगा वो मैं आपको डोगर से पढ़ाऊंगा। ठीक है। लेकिन जो टॉपिक हमने बेसिकली जल्दी जल्दी कलेक्ट करना है वो मैं आपको क्या कहते हैं, आपको साइड पे अपने जो हमारी नोट्स व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर पढ़ाऊंगा। ठीक है। ताकि आपको कोई भी चीज समझने में या आपको कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। लेकिन बेसिकली आपके पास क्योंकि बुक होगी जो आपकी जनरल सर्जरी की बुक है, तो इनशाला आपका कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट टॉपिक से, विच इज गर्ड। गर्ड से पहले आपको दो तीन चीजों का पता होना चाहिए कि आपकी जो एसोफेगस है उसकी जो एनाटॉमी है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एसोफेगस है वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है। ठीक है। ठीक है। तो आपकी जो एसोफेगस है वो आपकी माउथ या फेरिंग्स, यहाँ से आपकी जो फूड है वो आपकी लेके आती है। ठीक है ना। और लेके आपकी इस स्फिंक्टर तक, यानी कि जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है वहां तक लेके आती है। ठीक है। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट स्फिंक्टर होता है उसे हम कहते हैं लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर। अब लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि आपके जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं, यानी कि आपके जो मैदे के कंटेंट होता है, एसिड होता है, उसको वापस आने से, यानी कि यहाँ पे आने से रोकते हैं। वापस आने से रोकते हैं, यानी कि आपका जो एसिड आपके मैदे के अंदर है वो अगर आपके स्टोम एसोफेगस है या खुराक वाली नाली है, अगर उसके अंदर बार बार आएगा तो आपको ये अच्छे से पता है कि आपकी खुराक वाली नाली उसको बेयर नहीं करती, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एसिड का जो असर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो इस वजह से लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर का मेन वर्क ये होता है कि वो गैस्ट्रिक कंटेंट को वापस आने से क्या कर रहा होता है, रोक रहा होता है। इसके अलावा लोअर एसोफेगल के साथ साथ आपका जो डायाफ्राम होता है वो भी आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि आपकी बॉडी से जो रिफ्लेक्स है उसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है। नाउ
अब हमारा पहला पहला जो टॉपिक है एसोफेगस के अंदर वो है हमारा गर्ड। वो क्या है हमारा? गर्ड। अब अब्दुल वहाब डोगर के अंदर ये ऑलमोस्ट 5 पेजेस का टॉपिक है, लेकिन हम उसको कॉन्सेप्चुअली ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपको एमसीक्यू, देखें बात है आपने एमसीक्यू पिक करना है, राइट? तो हमने उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपको एमसीक्यू पिक करना आ जाए कि आपने एनआरई के अंदर एमसीक्यूज कैसे पिक करना। अब जब भी गर्ड का क्वेश्चन आए, यानी कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स, ये जो रिफ्लक्स का बीमार रिफ्लक्स होता है वो आपका वही होता है कि आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, यानी कि मैदे का कंटेंट होता है, उसका खुराक वाली नाली के अंदर वापसी आना। क्या आना? एसिड का आपका एसोफेगस के अंदर वापस आना, रिफ्लेक्स बैक होना। और रिफ्लेक्स बैक होने को, बार बार होने को क्या कहते हैं हम? रिपीटेड एसिड एक्सपोजर। और रिपीटेड एक्सपोजर से, बार बार होने से, हम इसको नाम देते हैं गर्ड का। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सी मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं होता, तो हमने उस चीज को पढ़ना है। अब गर्ड क्या होता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट का खुराक वाली नाली के अंदर आना, ठीक है। और जो वजह क्या बनती है कि आपकी गर्ड के अंदर, खुराक वाली नाली के अंदर मैदे से बार बार खुराक वाली नाली के ऊपर की तरफ आना, आपके सीने की तरफ आना, क्यों? वजह क्या हो सकती है? इट कुड बी योर लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर, यानी कि आपको जो नीचे वाला स्फिंक्टर होता है, थर्ड स्फिंक्टर होता है, उसकी रिलैक्सेशन हो जाना। क्या हो जाना? रिलैक्सेशन हो जाना। जब आपके लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन हो जाएगी, या आपके लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की जो क्या कहते हैं अपना कंप्लीट, या फिर आपकी ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन हो, ठीक है, उसकी वजह से बार बार अगर आपका वॉल्व, यानी कि आपकी जो नीचे वाली वॉल्व है, वो अगर आपका लूज हो जाए, टूटी है, अगर आप टूटी को सही बंद ना करें, तो उससे क्या होता है? पानी टपकता रहता है, टपकता रहता है। ऐसे ही अगर आपका कोई ना कोई स्फिंक्टर आपका लूज कर जाए, तो उसकी वजह से भी रिफ्लेक्स बैक होता है। आपने ये दिल के अंदर कितनी दफा पढ़ा है, रिगर्जिटेशन, वॉल्व का रिफ्लेक्स बैक होना, कंटेंट का रिफ्लेक्स बैक होना, उसके बंद ना होने की वजह से, वॉल्व की क्लोजर की ना होने की वजह से, उसे हम रिगर्जिटेशन कहते हैं, और यहां हम उसे कहते हैं रिफ्लक्स कहना। ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी आपका नीचे वाला, यानी कि एसोफेगस का, खुराक वाली नाली के नीचे का जो स्फिंक्टर होता है, लोअर एसोफेगस, देखें, मैं आपको पूरी एनाटॉमी पढ़ाने पे हूं ना, तो यहाँ पे यकीन करें 1 घंटा सिर्फ एनाटॉमी पे लग जाएगा, ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने मैरो से पढ़ी है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपको मैरो के लेक्चर चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा। वैसे ही मैरो के लेक्चर आपको, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ, वहां पे आपको मैरो के लेक्चर मिलेंगे, लेकिन वो मैरो के लेक्चर ऐसे हैं कि अगर आपके पास 1 साल पढ़ा है तो एसोफेगस की जो एनाटॉमी है ना, ये आपका अपर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है, ये आपका मिडल एसोफेगल स्फिंक्टर होता है, और ये आपका लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर होता है। अच्छा, कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है इस इन तीनों स्फिंक्टर में से, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर सबसे वीक स्फिंक्टर कौन सा होता है? कोई बच्चा ये बता सकता है इसके अंदर सबसे वीक स्फिंक्टर आपका कौन सा होता है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? अपर, क्या अपर फर्स्ट? शाबाश उसामा, फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर एक, मतलब लॉजिकली होता तो बहुत वीक है, तो क्या इसके अंदर डायवर्टिकुलम होने के चांसेस होते हैं? कोई बच्चा बता सकता है इसके अंदर डायवर्टिकुलम होने के चांसेस हो सकते हैं? डायवर्टिकुलम, तो उसे हम, उस डायवर्टिकुलम को हम क्या कहते हैं? जिंकर्स डायवर्टिकुलम। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, खैर। अब लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर के अंदर होता क्या है कि जब भी आपकी लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन होती है, या आपका लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर इनकम्पिटेंट होता है, तो उसकी वजह से आपका एसिड रिफ्लक्स होता है, यानी कि मैदे से जो आपका एसिड होता है वो उसका रिफ्लक्स होता है। जब एसिड का रिफ्लक्स होता है तो आपको आपकी खुराक वाली नाली के अंदर क्या होती है? इरिटेशन फील होती है, यानी कि आपको खट्टी खट्टी डिगारें आती हैं। आप ये मिर्चों वाली कोई चीज खा लें, आपको खट्टी डकारे आना, बार बार आपका फ्लूइड का ऊपर की तरफ आना, होता है ना? फील हो रहा होता है ना कि आपको, आपकी जो खुराक वाली नाली है उसके अंदर
इरिटेशन होना, आप बार बार जो सलाइवा है आप उसको अंदर लेके जाते हैं, बार बार पानी पी रहे होते हैं, राइट। तो इसके अंदर भी आपको एसोफेगल क्या हो रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने गैस्ट्रो की हुई है रोटेशन, तो और मेरी जो आगे स्पेशल इंटरेस्ट है वो गैस्ट्रो के अंदर ही है, इसलिए होपफुली मैं आपको जो गैस्ट्रो पढ़ाऊंगा ना, जीआईटी अपर और लोअर, मैं एंडोस्कोपी भी आपको दिखाऊंगा, एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स भी दिखाऊंगा, एसोफेजियल वेरिसीज भी दिखाऊंगा, आपको लीवर भी दिखाऊंगा लाइव। ये नहीं है कि मैं आपको वो गूगल से उठा दूंगा, हाँ जहाँ गूगल से उठानी पड़ी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मेरे पास लाइव जितनी भी चीजें हैं जो मैंने देखी हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी में से तो मैं इंशाल्लाह आई विल बेट यू कि सिस्टेमिक सर्जरी के अंदर से जीआईटी का कोई क्वेश्चन आएगा ना, और या ब्रेस्ट के अंदर से, वो मैं आपको मैं कहता हूँ कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा के मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हार्ट बर्न और रीगर्जिटेशन को आपने कभी भी नहीं भूलना। बच्चों जब भी आपके पास सीने में जलन होना, जब भी आपके पास पेशेंट गर्ड का आएगा, हमारे इमरजेंसी के अंदर 70% गर्ड के पेशेंट आते हैं और 30% आपके एमआई के पेशेंट आते हैं। जब भी पेशेंट आपके पास आएगा, क्या हो रहा है, सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रही है। अच्छा जलन नहीं कहते, दर्द हो रहा है। आप फिर उनसे ये पूछेंगे कि आपको जलन महसूस हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, फूड ऊपर की तरफ आ रही है, फिर वो कहते हैं कि हाँ जी। लेकिन उस कंडीशन में, इस कंडीशन में भी हम पेशेंट की ईसीजी करवाते हैं, टू रूल आउट फॉल्स एमआई, टू रूल आउट फॉल्स एमआई के हो सकता है पेशेंट को एमआई हो, ठीक है। ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर कभी भी अगर सीने के दर्द के साथ पेशेंट आए, स्वेटिंग के साथ आए, हमेशा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है सबसे पहले ईसीजी करवाएं। हो ना हो इज अ डिफरेंट कंसर्न, बट योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि आप उसकी ईसीजी करवाएं, ठीक है। अगर हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन आपको क्रोनिकली देखने को मिल रही है कि बार बार हो रही है, इट में लीड्स टू द chronic disease, it may lead to the chronic disease, and in the end it may lead to the esophagitis. There is an inflammation of esophagus. Esophagitis के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, स्ट्रिक्चर्स। क्या देखने को मिल रहा होता है, स्ट्रिक्चर्स। और स्ट्रिक्चर्स के साथ साथ आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, एट द एंड बैरेट्स एसोफेगस। क्या देखने को मिल रहा होता है, बैरेट्स एसोफेगस। इन द एंड आपको ये बैरेट्स एसोफेगस देखने को मिल रहा होता है। अब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, व्हाट इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट ऑफ द गर्ड। गर्ड के पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी आपके पास, जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा, पहले पहले जो आपके क्लासिक सिम्टम होगा, मैंने अभी आपको बताया वो चीज, हार्ट बर्न, सीने के अंदर जलन होना। क्या होना, सीने के अंदर जलन होना, और उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोस्टर्नल, रेट्रोस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। क्या होना, रेट्रोस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन। और होती कब है, खाना खाने के बाद, ठीक है, खाना खाने के बाद आपको पेन होती है। साथ, पहली पहली आपकी होती है हार्ट बर्न, दूसरी होती है एसिड रिगर्जिटेशन। एसिड रिगर्जिटेशन के अंदर क्या होता है कि आपके मुंह के अंदर खट्टी, यानी कि खट्टापन, या आपका खट्टा जो सा वो मटेरियल आपको देखने को वो फील होता है, सोर मटेरियल इनटू आवर माउथ। फोर्थ, पोस्ट प्रेंडियल सिम्टम। पोस्ट प्रेंडियल सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों, पोस्ट प्रेंडियल सिम्टम्स के बच्चा बता सकता है, पोस्ट प्रेंडियल सिम्टम्स क्या होते हैं। पोस्ट प्रेंडियल सिम्टम्स क्या होते हैं, खाना खाने के बाद सिम्टम्स का इंक्रीज होना, आफ्टर मील, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद आपके जो सिम्टम्स हैं उनका क्या होना, ज्यादा होना। यानी कि आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स आए कि सर मैंने खाना खाया और मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है,
और बहुत ज्यादा जो सा वो मैदे के अंदर मेरे रिफ्लेक्स बैड हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सुपाइन सिम्टम्स। ये हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना, कि खाना खाने के बाद फौरन से लेट जाते हैं। एटलीस्ट भी वैसे भी हमारी बनता है कि आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट वॉक लाजमी करें। तो सुपाइन सिम्टम्स के ऊपर यानी कि लेटने के ऊपर आपको रिफ्लक्स फील होता है, एंड कफ एंड हॉर्सीनेस विच इज क्रोनिक रिफ्लक्स। ठीक है। अब जब भी आपके पास जो एनआरई के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट होता है, ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि व्हाट आर योर अलार्मिंग सिम्टम। दो सिर्फ हैं, एक हार्ट बर्न और आपकी रिगर्जिटेशन। ये आपके दो सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। और ये आपका अनकम्प्लिकेटेड GERD को शो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर साथ पेशेंट का डिस्फेगिया आ जाए, जीआईटी ब्लीडिंग आ जाए, अनीमिया आ जाए, वेट लॉस आ जाए, and if you done the upper GI endoscopy, so it means that it could be the alarming symptoms. So GERD के अंदर जो सबसे हम जो चीजें यूज कर रहे होते हैं, यानी कि टिपिकली आप जो अनकम्प्लिकेटेड GERD होती है जिसके अंदर आपको हार्ट पेन, रिगर्जिटेशन या कोई अलार्मिंग फीचर्स नहीं मिलते, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो आपकी क्या होती है? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन द पेशेंट ऑफ GERD या आपके हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन? व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? मॉनिटरिंग, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, 24 घंटे के लिए पीएच मॉनिटर करते हैं सर। ठीक है। दो क्लिनिकल जो डायग्नोस पॉसिबल हो सकता है वो हम क्या होता है? एंडोस्कोपी। आप अली ने जो बताया है वो भी इन्वेस्टिगेशन के रूल आउट के लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको इसमें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुक से दिखाऊं, मैं आपको बुक से लाजमी दिखाऊंगा। भाई ये मेरी फिंगर टिप पे पड़ी हुई बुक है, क्योंकि मेरे पास ये देखिए। डायग्नोसिस के अंदर आपके पास पेशेंट जब भी प्रेजेंट करेगा, आपकी डोगर की बुक है, और डोगर की बुक को आपने लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना होता। इसके अंदर सिर्फ आपने वही पढ़ना होता है जो इंपॉर्टेंट है। पेशेंट विद टिपिकल सिम्टम्स ऑफ हार्ट बर्न एंड रिगर्जिटेशन शुड बी ट्रीटेड एम्पेरिकली। कोई बच्चा बता सकता है एम्पेरिकली का क्या मतलब है? जल्दी बताओ। अगर बच्चा अगर पता है तो। एम्पेरिकली ट्रीटमेंट का पता है क्या होता है? एम्पेरिकली ट्रीटमेंट पता है क्या होता है? ये खुद से फन्ने खा बनना। अगर पेशेंट टेस्ट आपके करवाए पास, बगैर इलाज शुरू करना, टेस्ट कर हाँ, खुद से सिर्फ तशखीस की बुनियाद पे। खुद से एम्पेरिकली का मतलब होता है जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होता है तो आप उससे पूछते हैं आपने कभी पीपीआई खाई है? आपने कभी गोली खाई है? वो कहता है हाँ जी मैंने खाई है। आप कहेंगे आपने किसी से पूछ के खाई है? नहीं नहीं, पूछ के तो नहीं खाई, लेकिन मुझे पता था कि पीपीआई जो है वो इसके अंदर खाते हैं। तो एम्पेरिकली जो पेशेंट आपके पास आते हैं तो उसने पहले पहले पीपीआई खाई होती है। नाउ एंडोस्कोपी शुड बी कैरीड आउट इन द पेशेंट विद अलार्मिंग फीचर्स इनटू डिस्फेजिया और डिनोफेजिया, यानी कि खाते हुए। डिस्फेजिया का मतलब होता है खाने में मुश्किल होना, और डिनोफेगिया का क्या मतलब होता है? खाते टाइम यानी कि निगलते टाइम बहुत ज्यादा तकलीफ होना, पेन होना, वेट लॉस होना, आयरन डेफिशिएंसी होना, एंड इन अ पेशेंट वेयर ट्रबलसम सिम्टम्स। याद रखें, अपर जे एंडोस्कोपी इज एन एक्सीलेंट फॉर डॉक्यूमेंटिंग द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज। बट आपकी जो 24 आवर जो मॉनिटरिंग होती है, अगर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है विद नॉर्मल फीचर्स, यानी कि अगर आपके पास पेशेंट हार्ट बर्न, रेगर्जिटेशन विद नो अलार्मिंग फीचर्स, यानी कि अगर अलार्मिंग फीचर्स नहीं है, ठीक है, तो आप क्लिनिकली उसे डायग्नोज कर सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट कि आपके पास पेशेंट आता है अलार्मिंग फीचर्स के साथ, क्या है? GERD है, प्लस उसको डिस्फेजिया भी है। सिर्फ ये नहीं कि GERD है, नहीं 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 नहीं, ये हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन है। अब हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन के साथ उसे GERD भी है, डिस्फेजिया भी है, उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, अनीमिया भी हो रहा है, और वेट लॉस भी है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जीआई एंडोस्कोपी। और अपर जीआई एंडोस्कोपी से हम क्या देख सकते हैं? इट कुड बी एसोफेजाइटिस, इट कुड बी स्ट्रिक्चर्स,
It could be Barrett's esophagus or it could be in a weight loss, it could be cancer. फर्स्ट चीज, अपर जे एंडोस्कोपी हमने कब करनी है। सेकंड, एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग। पीएच मॉनिटरिंग क्या होती है कि जब भी आपके सिम्टम्स टोटली गर्ड जैसे हो लेकिन आपको जो डायग्नोसिस हो वो अनसर्टेन हो। अब आप कहेंगे यार ये क्या चीज हुई, यानी कि गर्ड के सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं लेकिन जब आपने एंडोस्कोपी की तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। गर्ड के सिम्टम्स हैं बट आपकी एंडोस्कोपी बिल्कुल नॉर्मल थी। तब हम क्या करेंगे, तब हम एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग करेंगे और उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो आप यानी कि आपके ना यानी कि आपके एसोफेगस है, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टोमिक है, तो ऐसे यूं एक वो डाला जाता है पीएच मॉनिटर करने के लिए। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे ना गैस्ट्रो के अंदर वैसे अब तो नहीं होता लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई अच्छी सी तस्वीर हो ना ताकि मजा आए। नहीं नहीं, ये नहीं। अच्छा यार, ये डिवाइस होती है, ठीक है। अ, यार कोई अच्छी सी तस्वीर नजर आ जाए ना। अगर आपको वाजे तौर पे अगर नजर आ रही है तो ऐसे नाक से डाली जाती है और यहाँ पे आपका ये जो स्टोरेज डिवाइस है ना, ये वाली नीचे वाली, इसकी बेल्ट वाली साइड पे देखें, ये स्टोरेज डिवाइस के ऊपर आपको इसकी पीएच मॉनिटरिंग देखने को मिल रही होती है, ठीक है। ये देखिए ये, ठीक है, ये देखिए ये आपकी लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर के ऊपर पड़ी है। तो इस तरीके से आपकी जो डिवाइस है वो यहाँ तक आती है, इस जगह तक, ठीक है। और ये इस यानी कि आपकी जो बेल्ट है यानी कि बाहर की तरफ ये जो डिवाइस है आपकी बाहर की तरफ आपकी मॉनिटर हो रही होती है। तो एसओ यानी कि बार बार अगर बार बार फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपका आ गया और ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है और यहाँ पे आपको पीएच शो हो रही है, ठीक है, आपको क्या हो रही है, पीएच शो हो रही है। अब जब जब आपका जो रिफ्लेक्स है वो ऊपर जाएगा, बार बार रिफ्लेक्स करेगा, बार बार रिफ्लेक्स करेगा, पीएच मॉनिटरिंग आपकी होती रहेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं 24/7 पीएच मॉनिटरिंग। और इसके अंदर आपको गर्ड की एक्चुअल जो एसिड है या आपको हो रहा है या नहीं हो रहा वो कंफर्म हो सकता है। नाउ व्हाट इज द मैनेजमेंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट प्लान। आपका मैनेजमेंट प्लान क्या होता है। इनिशियली आपने गर्ड के पेशेंट के अंदर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है क्या। खैर सिंपल इज दैट, सो की एक बात, हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे हमारे लोग यानी कि हमारे लोग जो है वो माने। सिंपल इज दैट, ठीक है। वो सीधा कहते हैं जी सानू ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दसो ना सानू ये दसो कि जी वेट लॉस करना है कि नहीं, सीधी दवाई दो और वो आपकी क्या होती है, पीपीआई। बट आपको पता होना चाहिए कि पहले पहले आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बतानी होती है अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि आपने फर्स्ट क्या बताना है। सेकंड आपने वेट रिडक्शन, अगर वेट बढ़ा हुआ है तो देन आपने ट्रीटमेंट के अंदर उसे ओमिप्राजोल की जो टैबलेट जो हमारे पास आती है वो आपने देनी होती है। लाइफस्टाइल के अंदर आपने उन्हें बताना होता है कि आपने छोटे छोटे नवाले खाने हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो जो आपके पास आते हैं और मतलब अच्छा आपके पास जो है वो आते हैं। अब छोटे छोटे अपने मील लेने हैं। अगर आप कोई खुराक आप खाने में अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है इससे उल्टी आ जाएगी या इससे मसला होता है तो आपने वो अवॉइड करने हैं। लेट टाइम खाना नहीं खाना, रात के टाइम जो कि हमारी आदत भी बन चुकी है, लेट टाइम आपने खाना नहीं खाना, ठीक है। और अगर सिम्टम्स वर्स हो तो आपने लेटना नहीं है। पीपीआई के अंदर आपने जो जो पीपीआई होते हैं उसका काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, जो आपके मैदे के अंदर एसिड बन रहा होता है उसको कम करता है, जिसकी वजह से आपकी जो एसोफेजियल यानी कि आपकी खुराक वाली जो नाली होती है उसको क्या करता है, एक्सपोजर को कम कर देता है और उससे आपके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। नाउ
याद रखें, एनआरई में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन आपसे पूछी जाती है वो आपसे क्या पूछी जाती है? टिपिकल अनकॉम्प्लिकेटेड गर्ड। आपके पास पेशेंट प्रेजेंट किया भी था, टिपिकल अनकॉम्प्लिकेटेड गर्ड। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वो ये भाई याद रखें, सर्जरी के क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं दिए जाएंगे, पेशेंट प्रेजेंट यू विद हिस्ट्री ऑफ हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस, या क्या कहते हैं अपना हाइपरथायराइडिज्म के जो फीचर्स आते हैं, वो आप कहेंगे यार ये तो हाइपरथायराइडिज्म है, लगा दो। कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट आ जाए, जो सा वेब नेक है, या क्या कहते हैं अपना मून फेसिस है। भाई जनरल सर्जरी हमेशा या सिस्टेमिक सर्जरी आपसे हमेशा टिपिकल ही पूछी जाती है। तो वो ऐसे प्रेजेंट करता है, टिपिकल अनकॉम्प्लिकेटेड गर्ड। आप कहेंगे यार गर्ड तो पढ़ा था, ये टिपिकल अनकॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? तो ये सेम वही चीज होती है। अगर उसके अंदर मेडिसिन पूछे तो आपने पीपीआई और आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों को वो करना है, क्लिक करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमेशा पीपीआई थेरेपी होती है। अब आ जाए सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट ये हमने अपनी डोगर से पढ़नी। बच्चों सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर याद रखें, ये देखें यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है अगर पेशेंट जो गर्ड है वो परसिस्ट करे डिस्पाइट पीपीआई, ऑप्टिमाइजेशन, असेसमेंट, एटियोलॉजीज, ईएनटी, पल्मोनरी, एलर्जी, सारी चीजें आपने देखनी है। लेकिन भाईजान वो कह रहे हैं कि नहीं, पीपीआई से मुझे आराम नहीं आना, यू कैन कंसीडर फॉर एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी। एंड एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी में सबसे पहली चीज आपकी क्या होती है? टोटल फंडोप्लिकेशन, विच इज नाइसेंस 360 डिग्री फंडोप्लिकेशन। अब ये होता क्या है? ये होता क्या है? मैं आपको ना एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ। मेरा ना एक लेक्चर है, ये ये वाला, आई थिंक अगर यहाँ हो तो, हाँ ये लेक्चर है मेरा। ये मैंने ना टोटल सर्जरी ये वहाब डोगर से पढ़ाया लाइन बाय लाइन। इसके अंदर अगर आप बच्चों ने, अगर जो बच्चा इंटरेस्टेड हो, ये मैंने ना फंडोप्लिके ये मैंने टोटल फंडोप्लिकेशन को यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। और ये मेरे कुछ साल पहले के लेक्चर्स हैं जब मेरे अंदर इतना कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। बट आप यकीन करें दैट आई गॉट सो मच लव्ड फ्रॉम दीज लेक्चर्स, कि यहीं से मेरी एक वो बनी थी। तो यहाँ पे मैंने एसोफेगस के डिटेल से और लिखे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो मेरी ब्रेस्ट सर्जरी थी। ठीक है। क्योंकि ब्रेस्ट सर्जरी भी मैंने मैरो से पढ़ी हुई और जेआईटी भी। तो अगर आपने ब्रेस्ट सर्जरी पढ़नी है और आप कभी भूलना नहीं चाहते ना, तो आई वुड रियली रियली सजेस्ट यू कि आप मेरी पढ़ाई हुई ब्रेस्ट सर्जरी एक दफा लाजमी पढ़े। मैं ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई हुई है, बट मैंने बहुत बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। मैंने हमेशा ब्रेस्ट सर्जरी की खुद की रिवीजन हमेशा हमेशा अपने लेक्चर से की है, चाहे एसोफेगस की हो चाहे वो। तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि जिन बच्चों ने ब्रेस्ट सर्जरी कंप्लीट करनी है 1 से 2 दिनों में, तो आप ये पूरी ये पूरी की पूरी मैंने जो सर्जरी पढ़ाई हुई है ये अब्दुल वहाब डोगर से पढ़ाई हुई है, और साथ मैंने बहुत सारी पिक्चर ऐड की हुई है। मतलब आई विल बेट यू के ये आई थिंक पूरी ना ब्रेस्ट सर्जरी वहीं से डोगर से आपको मैंने कंप्लीट करवाई हुई है। खैर, तो सर्जरी के अंदर क्या होता है बच्चों? एक होती है आपकी टोटल फंड डुप्लीकेशन। अच्छा, टोटल फंड डुप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि आपने ना फंडस का जो हिस्सा है, यानी कि ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को आपने इसको पकड़ना है। आपने लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर के सराउंडिंग में क्या कर देना? अटैच कर देना। ठीक है। आपने इसको अटैच कर देना, यानी कि वो क्या कहता है कि आपने लोअर एंड ऑफ एसोफेगस
आल्दो प्रोवाइड्स वेरी गुड कंट्रोल और रिफ्लेक्स। क्या करना है, कार्डिया को जो सा वो आपने यानी कि आपने पकड़ना है, ठीक है ना, यानी कि फंडस को आपने पकड़ के अपने कार्डिया के ऊपर यानी कि ला के आपने कर देना। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपसे पूछी जाती है ना, वो आपकी गैस ब्लॉट सिंड्रोम होती है। क्यों? क्योंकि भाई आपने पूरा का पूरा जो नीचे लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जब आपने पूरा का पूरा उसे क्लोज कर दिया, तो भाई उसकी वजह से अंदर गैस बनना स्टार्ट होंगी या नहीं होंगी? जो हमें डकारें आती हैं या हम जब डकार करते हैं हमें गैस आती है यानी कि मुंह से, भाई वो अगर यहाँ आप बंद कर देंगे तो उसकी वजह से आपको गैस ब्लॉट सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। इसलिए टोटल फंडोप्लिकेशन आपकी रिकमेंडेड नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आपका सीवियर केस हो। पार्शियल फंडोप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका 360, इसके अंदर सिंपल इज दैट 270 डिग्री आपने जो है वो फंडोप्लिकेशन करनी, ठीक है। यानी कि आपने यहां से कुछ हिस्सा छोड़ देना है। क्या कर देना, कुछ हिस्सा छोड़ देना, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान क्या है कि इसके अंदर आपको जो रिफ्लेक्स सिस्टम है या रिफ्लेक्स सिम्टम्स हैं वो आपको दोबारा से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेलियर रेट वाज स्लाइटली हायर, ठीक है। तो पार्शियल फंडोक्लिकेशन के अंदर आपको फेलियर रेट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, कि आपको इसके अंदर ना आपकी जो रिवर्स है आपको सिम्टम जो है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी दो सर्जरीज हैं जो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपकी जो सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी हुई, फंडोप्लिकेशन हुई, उसके बाद एट द एंड जाके आपकी क्या होती है, टोटल या पार्शियल फंडो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है। ऐसी क्या गर्ड से आपकी मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि अगर आपका गर्ड हुआ है, आपको बार बार रिफ्लेक्स हो रहा है और आपने ठीक नहीं करवाया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, एसोफेजाइटिस, पेप्टिक स्ट्रक्चर्स, बैरर्स एसोफेगस एंड एडिनो कार्सिनोमा। ये परेशान हो, ये जब एसोफेगल कार्सिनोमा पढ़ेंगे तब आपको मैं पढ़ाऊंगा। कोई आप मुझे आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि इन तीनों इन सारी कंडीशंस के अंदर सबसे वर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, सबसे वर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, कोई बच्चा बता सकता है? अगर कोई पेशेंट आपके पास क्रोनिक गर्ड का आता है उसके अंदर मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या हो सकती है कि पेशेंट को क्रोनिक रिफ्लक्स हो रहा है लास्ट 1.5 ईयर से 2 ईयर से, ठीक है। तो उसके अंदर आपको सबसे कॉमन फाइंडिंग क्या देखने को मिल सकती है? आज तो उसामा भी खामोश है, आमना भी, जबी भी। क्लिनिकली बता दो, क्लिनिकली क्या होता है, कॉमन सी चीज है लिखी भी हुई है यहाँ पे, चार चीजों में से पूछा है आपसे। यार बैरेट्स एसोफेगस, कार्सिनोमा नहीं होता भाई, कार्सिनोमा नहीं होता। बैरेट्स एसोफेगस ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपके जितने भी क्यू बैंक है ना, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बैरेट्स एसोफेगस होता है। बिकॉज क्रोनिक, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि कार्सिनोमा के आपकी गर्ड के बाद आपका कार्सिनोमा की कौन सी टाइप वो है, मैंने आपसे पूछा क्रोनिक रिफ्लेक्स का क्या है। तो क्रोनिक रिफ्लेक्स की सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग है वो आपकी बैरेट्स एसोफेगस है, जिसके अंदर आपकी जो मैदे की लाइनिंग होती है ना, कॉलमनर, यानी कि आपकी ये एसोफेगस है, तो आपकी जो मैदे की लाइनिंग होती है, या आपकी जो मैदे की लाइनिंग होती है कॉलमनर, वो आपकी यहाँ पे बार बार रिफ्लक्स हो के आपकी जो लोअर एसोफेगल की लाइनिंग है जो आपकी स्केमस होती है वो आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन जाती है, इंटेस्टाइनल टाइप कॉलमनर मेटाप्लेजिया, सिंपल। इसको हम कहते हैं बैरेट्स एसोफेगस। हाँ, फिर बैरेट्स एसोफेगस के बाद आपको एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिल रहा था क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो लाइनिंग है वो आपकी चेंज हो रही होती है, बट ड्यूरेशन ड्यूरिंग गर्ल अंटिल अनलेस कार्सिनोमा नहीं हुआ, आपकी जो फाइंडिंग है वो आपकी क्या होती है, बैरेट्स एसोफेगस। नाउ रिपीट कर रहा हूं, याद रख लो,
बल्कि मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट पॉइंट, हार्ट बर्न प्लस रिगर्जिटेशन गर्ड। सिम्टम आफ्टर मील, अब किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। वर्स लेइंग डाउन गर्ड, गर्ड प्लस डिस्फेजिया एंडोस्कोपी। अच्छा, गर्ड प्लस अनीमिया ब्लीडिंग। कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीड? एंडोस्कोपी। वैसे ना तुसी अल्लाह दे वली हो सारे, यकीन करो। अगर तुम्हें आ क्वेश्चन भी नहीं आता कि मोस्ट कॉमन सोर्स कॉज क्या होती है अपर जीआई ब्लीड की, सबसे एक एक सिर्फ पॉइंट है। यार टेरिंग को छोड़ो यार। अल्सर, पेप्टिक अल्सर इज अ मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज। टिपिकली अनकॉम्प्लिकेटेड जो गर्ड होता है वो आप उसके अंदर क्या देते हैं आप? पीपीआईज प्लस लाइफस्टाइल। शाबाश सुहेल। अगर आपका अनसर्टेन डायग्नोज जाए, यानी कि आपने एंडोस्कोपी की बिल्कुल ठीक आई, ठीक है, कोई फाइंडिंग्स नहीं मिली, तो आपने फिर आपने पीएच मॉनिटरिंग करनी होती है। एंड देन क्रोनिक गर्ड। तो क्रोनिक गर्ड के अंदर आपको क्या नजर आ रहा होता है? बैरर्स एसोफेगस। एंड देन बैरर्स एसोफेगस लीड्स टू द एडिनोकार्सिनोमा, नॉट स्क्वेमस सेल। कोई बच्चा बता सकता है कि एडिनोकार्सिनोमा तो रिफ्लेक्स की वजह से हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस किस वजह से हो सकता है? हम्म, कोई बच्चा बता सकता है भाई? यार कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट तो ले ले। कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, सहर, उसामा, कोई ले ले इसका स्क्रीनशॉट। ओके, मैं जब बताऊंगा ना फिर ग्रुप में भेज देना, ठीक है? एस्ट्रोफेगस आपकी कंप्लीट हो चुकी है गाइस, ठीक है? यानी कि हमने ये नहीं करना कि टाइम लगाना है, हमने एक दो सेक्शंस मुकम्मल करने हैं, ठीक है? और इसकी जो छोटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ये जो चीजें हैं वो आपने सिर्फ वहां से देख लेनी है। अच्छा हाँ, मैं जो बता रहा था ना आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो बच्चों स्मोकिंग इज द मेन कॉमन कॉज ऑफ फॉर अपर एंड लोअर। लेकिन अपर के अंदर तो मोस्ट कॉमनली नहीं प्रेजेंट होता है इतना कुछ, लेकिन जो सेकंड होता है उसके अंदर स्मोकिंग आपकी कॉज होती है। अडीनो का मतलब ही डिफरेंट हो जाता है, जो आपकी लाइनिंग्स चेंज हो जाती है। अडीनो हमेशा लोअर में, और स्मोकिंग की वजह से आपको अपर एंड सेकंड के अंदर जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है। यार ये आपकी, आपको तो ये चीजें आनी चाहिए आपकी पैथो। अगर आपने नहीं लेक्चर लिए जेआईटी के, तो बेटा जेआईटी की पूरी, ये पूरी अभी प्ले लिस्ट यहाँ पे पड़ी है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे पड़ी है। ये 35 वीडियोस, एक एक टॉपिक है, पूरी एम्ब्रियोलॉजी है, पूरी एनाटॉमी है, बल्कि नीचे आपको सारा नीचे लिखा भी होगा।
ये टॉपिक नीचे लिखे हुए हैं सारे, काइंडली जाके पढ़ लिया करें। खैर, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका। अच्छा, ये एसोफेगस के अंदर से कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी कोई माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, या कोई ऐसा पॉइंट हो या पूछना चाह रहा हो, या नेक्स्ट कंटिन्यू करें? सर सारे ये बच्चे जो बताएं जीआईटी जल्दी। पड़ी हुई है, सर ये जो जीआईटी पड़ी हुई है अनरी मॉड्यूल्स के पेज पे, ये इनफ है सर? हमें काफी है अगर ये पढ़ लें तो? सर ये मोर देन एनफ है। आप ओके 2x सर, पे ओके। लगा के पढ़ो तो 2 दिन के अंदर आपकी यही, आपने यूएसएमएल की बुक सामने रखनी है, लाइन बाय लाइन सारी लिखी है, पढ़ाई हुई है, लाइन बाय लाइन। हाँ जी, समझ आ गई है। अली, आमना, अनम, आलम, सहर, सुहेल, उसामा, जबी। नेक्स्ट आपका एसोफेगस का ही चैप्टर से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज हाइटस हर्निया। आपके डोगर के अंदर भी दूसरा जो टॉपिक है वो भी आपका क्या है? हाइटस हर्निया। मैंने आपको पहले बताया कि दैट आवर बुक, जो हमारी बुक है एनआरई क्रैश कोर्स की सिस्टेमिक बुक जो है वो इसी से ही टोटल है, बट वो थोड़ी सी शॉर्ट बुक है, थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा शॉर्ट बुक है। ठीक है। ये वाली, अभी जो न्यू बच्चे हैं उनको मैंने शायद नहीं दिखाई, तो ये बुक है। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो आपका क्या है? हाइटस हर्निया। ठीक है, ओके। अच्छा जी, हाइटस हर्निया का क्या मतलब होता है? याद रखें, आपकी जो डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम से एक ओपनिंग, यानी डायाफ्राम से एक ओपनिंग जो से वो गुजर रही होती है। ठीक है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं एसोफेजियल हियटस। क्या कहते हैं? एसोफेजियल। इस इस कप्लान से, बिल्कुल। कप्लान तो बहुत अच्छी बुक है, बट एनआरई नहीं, 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 ना बाबा ना। मेरे पास अभी भी पढ़ी, मेरे से पूरी पढ़ी नहीं की आज तक। यार कप्लान के अंदर मसला ये है कि कप्लान एनआरई से, मतलब एनआरई के लिए है ही नहीं यार, दूर दूर तक नहीं है कप्लान। कप्लान है अगर आपने एएमसी देना है तो। एएमसी के लिए तो कप्लान ही हर चीज है। कप्लान की पीरियड्स है, कप्लान की ऑप्शन देनी है, कप्लान की सर्जरी है, कप्लान की मेडिसिन है, हर चीज कप्लान की। हाँ, यूएसएमएल देना है उसके लिए तो, यू वर्ल्ड के लिए तो बहुत बेस्ट है सेकंड स्टेप के लिए। यूएसएमएल स्टेप 2 के लिए कप्लान बहुत अच्छी बुक है। लेकिन कप्लान तब पढ़ी जाती है जब आपके पास कप्लान के लेक्चर्स हो और आपके पास टाइम हो। तो एसोफेगस हियरटस क्या होता है बच्चों? एसोफेगल हियरटस। अब एसोफेगल हियरटस एक ऐसी ओपनिंग होती है, यानी कि एसोफेगस के नीचे जहां पे जो गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन होता है या आपका जो स्टोमिक होता है, यहाँ पे आपकी एसोफेगल हियरटस यानी कि एक ओपनिंग होती है। ठीक है ना? अब जो आपकी गैस्ट्रोएसोफेगल जो जंक्शन है वो आपका डायफ्राम के नीचे आ जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एसोफेगस है। ठीक है, मैं नोट में आपको डिटेल से नहीं पढ़ा सकता क्योंकि टाइम नहीं है। ये आपका होता है डायाफ्राम, तो डायाफ्राम से आपका नीचे लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर पड़ा होता है। ठीक है ना? तो डायाफ्राम मैंने इसलिए आपको पीछे पढ़ाया कि आपका जो डायाफ्राम होता है वो भी आपकी लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर की रिफ्लक्स को प्रिवेंट कर रहा होता है, बचा रहा होता है। लेकिन जो हाइटस हर्निया होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि स्टोमिक का जो पोर्शन होता है वो आपका एसोफेजियल हियटस के थ्रू आपकी छाती की तरफ हर्निएट कर जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, इसकी एक पिक्चर है, वो मैंने आपको डिटेल लेक्चर, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप वो सर्जरी के डिटेल लेक्चर ले सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे इसकी एक इमेज दिखाऊंगा। अल्लाह करे वो एक पिक्चर है, वो चार की पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये पिक्चर्स, ये, अब देखो, नॉर्मल में आपकी जो एसोफेगस और स्टोमिक है उसके अंदर ये देखो, ये जो आपका रेड जो डॉट नजर आ रहा है ना आपको, डॉट, ये आपका क्या है? आपका लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है। अब ये आपका नॉर्मली जो जो लाइंस लगी हुई हैं ये आपकी किसके नीचे है? आपका डायफ्राम के नीचे है। ठीक है। अब जो टाइप 1 है जिसे हम कहते हैं हेटल हर्निया,
ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, एक है स्लाइडिंग, एक है रोलिंग, एक है मिक्स्ड। अब तीनों किस्म के अंदर यानी कि जो हियटस हर्निया होता है, हियटस हर्निया के अंदर क्या होता है कि आपका स्टोमिक का पोर्शन एसोफेगस हियटस के थ्रू आपकी छाती की तरफ आ रहा है। अब तीनों चीजों में आपका छाती की तरफ आ रहा है, बट देर इज अ डिफरेंट टर्म्स, यानी कि उसकी जो टर्म्स है, उसकी जो टाइप्स हैं वो आपकी क्या है, डिफरेंट है। अब पहला पहला इसके अंदर है विच इज स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। अब आपने इमेजेस देख ली, ठीक है। अब पहले पहले आपकी अगर स्लाइडिंग को पढ़ें कि स्लाइडिंग आपकी जो हाइटल हर्निया है वो आपका क्या है, तो बच्चों स्लाइडिंग हाइटल हर्निया के अंदर आपका जो गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन है वो आपके डायाफ्राम के ऊपर, गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन, नॉट एनी अदर थिंग। आपका ये वाला जो जंक्शन है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ऊपर की तरफ, कैसे, ऐसे, ठीक है। ये आपका जो डायाफ्राम था और यहाँ पे आपका स्टोमिक आ गया, ये आपका ऊपर की तरफ आ गया, और आपका डायाफ्राम नीचे और आपका एसोफेगल स्फिंक्टर ऊपर। अब गैस्ट्रो एसोफेगल स्फिंक्टर ये आपका ऊपर आ जाएगा और डायाफ्राम आपका नीचे होगा। अब जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो आपका जो स्टोमिक का प्रोक्सिमल पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, ये आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइटस हर्निया, तो आपने बताना है विच इज स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, एंड इट इज मोर ऑफन कॉमन इन पॉपुलेशन, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है ये आपकी टाइप होती है विच इज स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, और इसकी मेन जो एसोसिएशन होती है वो आपकी किसके साथ होती है, गर्ड के साथ हो रही होती है। आपने अगर इसकी इमेजेस देख लिया तो आपको मुझे लगता है कभी भूलेगा नहीं कि आपका जो गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन है यानी कि लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है वो आपका डायफ्राम से ऊपर की तरफ आ जाता है, और आपका स्टोमिक का कुछ हिस्सा भी ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब जब भी आपका गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर आपका चेस्ट की तरफ आएगा यानी कि छाती की तरफ आएगा, ठीक है, उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो एंटी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है या आपके जो बैरियर होता है वो आपका क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, आपका कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है आपका, ठीक है। जब वो आपका कमजोर होता है तो उसकी वजह से आपका गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है वो आपका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से भी आपको हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन एक पॉइंट। दूसरी दूसरी टाइप होती है पैरा एसोफेजियल हर्निया। पैरा एसोफेजियल हर्निया क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन जो होता है वो आपकी नॉर्मल पोजीशन के करीब रहता है, यानी कि आपका ये वाला हिस्सा, ये डायफ्राम है, लोअर एसोफेगल है, ये आपका हिस्सा बिल्कुल ठीक है उसी जगह पे। लेकिन इसके अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर आपका जो फंडस होता है यानी कि एसोफेगल यानी कि स्टोमिक का जो फंडस होता है ये वाली साइड, ये ऊपर की तरफ आ जाता है। यानी कि कैसे हो जाता है, ये ऐसे, ये आपका डायफ्राम, यानी कि फंडस का पोर्शन ऊपर की तरफ आ गया। तो क्या होता है, आपका जो फंडस का पोर्शन होता है वो आपका ऊपर की तरफ आ जाता है, यानी कि आपकी चेस्ट की तरफ जो है वो क्या कर देता है, हर्निएट कर जाता है। चेस्ट की तरफ क्या कर जाता है, हर्निएट कर जाता है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं पैरा एसोफेजियल हर्निया। एंड पैरा एसोफेजियल हर्निया के अंदर मोस्ट कॉमन जो चीजें आपको देखने को मिल रही होती है वो आपकी वल्वुलस हो सकती है, वल्वुलस, ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन एंड इस्कीमिया। ये तीनों चीजें आपको देखने को मिल रही होती है, यानी कि इसका रिस्क आपके अंदर जो है वो आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी आपका क्या होता है, रिफ्लेक्स का आपका प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा होता है। तो दो मेन टाइप्स होती है इसकी बेसिकली, स्लाइडिंग और आपकी यानी कि पैरासिफिकल या आपकी रोलिंग। मिक्स के अंदर आपकी दोनों चीजें, जो आपकी मिक्स टाइप होती है उसके अंदर आपकी दोनों चीजें यानी कि आपकी पैरासिफिकल भी और आपकी हेडल भी, दोनों चीजें यानी कि आपका गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर भी ऊपर की तरफ आ जाता है और आपका फंडस भी ऊपर की तरफ आ जाता है, आपकी छाती की तरफ आ जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं मिक्स टाइप, ठीक है। नो, व्हाट इज द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट। क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी कि पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, सेम
हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन, पोस्ट प्रैंडियल, यानी कि पोस्ट प्रैंडियल का मतलब होता है खाना खाने के बाद आपको क्या होना है, डिस्कम्फर्ट होना। ठीक है, इसलिए एक गर्ल टाइप जो है वो प्रेजेंटेशन आपको मिल रही होती है कि आपके अंदर जो है वो आपको ऐसे रिफ्लेक्स टाइप आपको जो है वो मिल रही होती है। लेकिन जो आपकी पैरास्फेगल होती है तो आपकी होती है स्लाइडिंग के अंदर। जो पैरास्फेगल हर्निया होती है, पैरा एसोफेगियल हर्निया, उसके अंदर पेशेंट आपको कैसे प्रेजेंट करेगा, पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस के साथ और अर्ली स्ट्राइडिंग, अर्ली स्ट्राइडिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एपिगैस्ट्रिक पेन, डिस्फेगिया। ठीक है, डिस्टेंशन, और आप जब एनजी पास कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो है आपको क्या हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है, और इसके अंदर जो है आपको डिस्टेंशन जो है आपको देखने को मिल रही होती है। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रायड है, वो आपने याद रखनी है, ये कई बार पूछा गया, कई बार, जिसे हम कहते हैं, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, जिसे हम कहते हैं बोर कार्ट ट्रायड, शायद अगर आपने पढ़ा हो तो। बोर कार्ट ट्रायड क्या होता है कि अक्यूट गैस्ट्रस जो वल्वुलस होता है, अक्यूट गैस्ट्रिक वल्वुलस, उसके अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिल रही होती है। पहली पहली चीज, एक तो आपको एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक या आपको जो चेस्ट है वो आपका उसका पेन हो रहा होता है। ठीक है, दूसरा, अनप्रोडक्टिव रैचिंग आपको देखने को मिल रही होती है, एंड इनएबिलिटी टू पास एंजिट्यूड। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें आपके पास आ गई है, एपिगैस्ट्रिक पेन विद चेस्ट पेन, अनप्रोडक्टिव रैचिंग एंड इनएबिलिटी टू पास एंजिट्यूब, तो हम उसको कहते हैं गैस्ट्रिक वल्वुलस। क्या कहते हैं हम इसको, ये तीनों जगह जहां पे भी आ जाए हम इसको कहेंगे गैस्ट्रिक वल्वुलस। ठीक है, और ये आपकी इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है वल्वुलस की। और क्योंकि वल्वुलस के अंदर सबसे कॉमनली आपकी ब्लड सप्लाई कम्प्रोमाइज होती है, स्कीमिया होती है, नेक्रोसिस होती है, परफोरेशन होती है, एंड एट द एंड सेप्सिस हो जाती है। नाउ डायग्नोसिस, व्हाट इज द डायग्नोसिस। तो आपने पहले पहले याद रखना है कि जो आपकी जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर आपका एसोफेगस का, आपका स्टोमिक का डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपने क्या करवाना है, बैरियम स्वेलो। क्या करवाना है, बैरियम। हमारे गेस्ट्रो में जब मैं रोटेशन कर रहा था उस टाइम पे ये जो बैरियम स्वेलो है, ये छोटा सा प्रोसीजर है कि आपने जो पेशेंट है उसको स्वेलो यानी कि आपने बैरियम पिलाना है। आपने बाहर, मतलब पेशेंट को पिला के आपने उसे सीधा खड़ा करना है मशीन के बिल्कुल आगे। आप रूम के अंदर आएंगे, रूम के अंदर आके आपने जो जो कंप्यूटर रखा होता है उसके ऊपर आपने जो है वो आपने पिक्चर लेनी होती है। ठीक है, उससे उसका प्रिंट निकलवाना होता है। अब मोस्ट कॉमनली आपको पता है क्लेजिया के अंदर देखे जाते हैं जहाँ पे हम बर्ड बी का पेरेंट्स जो है वो देख रहे होते हैं। और जब आपके बैरम से फैलो हो जाता है और आपको जब कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये जो आपकी क्लेजिया की सर्जरी होती है ना, क्लेजिया की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोइम, जिसे हम कहते हैं पोइम, इसका निमोनिक मुझे भूल गया। तो पोइम के अंदर ना ये अक्लेजिया की सर्जरी होती है, पोइम, और ये आपकी पता है कितने घंटे की होती है, सबसे ज्यादा घंटे की सर्जरी होती है जिसे हम कहते हैं पोइम। और ये आपके ऑलमोस्ट भी 3 से 4 घंटे की सर्जरी होती है। हाँ, अगर सर्जन सर्जन अच्छा है, बहुत अच्छा, जैसे हमारे सर्जन तो बहुत अच्छे होते थे तो वो 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर खत्म कर देते थे, लेकिन पोइम की सर्जरी वैसे अगर देखा जाए तो 3 से 3.5 घंटे की सर्जरी है एक्लेजिया के अंदर। और पेशेंट बस ना पूछें क्या हालत होती है पेशेंट की। खैर, तो आपने जो बैरियम से वाला वो करवाना है। ठीक है, ताकि हार्निया की जो अनाटमी वो पता चल सके। और इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको क्या देखने को मिलेगी, एक तो आपको सिवियर पेन होगा, रैचिंग होगी, और आपको वल्वलस आपको देखने को मिल सकता है, ये आपकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, बाकी आपने मैनेजमेंट क्या करनी होती है, व्हाट इज द मैनेजमेंट प्लान, कि आपने जो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया है, जो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया है उसके अंदर आपको जो रिफ्लेक्स सिम्टम्स आपको मिल रहे होते हैं तो आपने पीपीआई देनी होती हैं, और ये खुद ब खुद जो सब आपके ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आपने कोई सर्जरी वगैरह नहीं करनी होती। बट जो पैरा एसोफेगल होती है उसके अंदर जो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन अगर वल्वुलस या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो आपने सर्जिकल रिपेयर करना होता है। ठीक है, आपने क्या करना होता है,
सर्जिकल रिपेयर करना होता है। क्या है? और एंडोस्कोपी मायो, हाँ मायो, हाँ हमने मसल्स को ना कट करना होता है इसके अंदर। हाँ बस। ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, हाइटल हर्निया। तो मैं आपको इसके जरा एनआरई के हाई यील्ड पॉइंट बता देता हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कितना टाइम हो गया हमारा? ठीक है, आधे घंटा सिर्फ और रहता है हमारा, 5:30 पे हम क्लास एंड करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपका ये सेक्शन तो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करवा देता हूँ आपको। हम्म, स्फेगल जंक्शन किस में आ जाता है आपका? डायाफ्राम के ऊपर। डायाफ्राम के ऊपर। ठीक है। और इसके अंदर आपको गर्ड के सिम्टम्स कॉमनली देखने को मिलते हैं। फिर आपका आ जाता है पैरा एसोफेजियर। इसके अंदर आपका जो फंडस होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है। और इसके अंदर जो जे जंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, कॉमन, यानी कि आपका नॉर्मल ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे ना, अच्छा इसके अंदर आपको अगर गर्ड के सिम्टम्स मिल रहे हैं ना, तो इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली गर्ड के सिम्टम्स नहीं होते, नहीं होते। ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास एमसीक्यू है कि पेशेंट प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ हार्टल हर्निया एंड इन विच गर्ड सिम्टम इज मोर कॉमन, तो वो आप क्या लगाएंगे, स्लाइडिंग हार्टल हर्निया। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करे विद द हिस्ट्री ऑफ सेम कंडीशंस, बट वो कहे कि उसके अंदर रिफ्लक्स नहीं है, तो वो आपको क्या होगा, पैराएसोफेगल हार्टल हर्निया। ये कॉमन सी चीज है। ठीक है, ये दो चीजें आपकी होगी। और बोरका ट्रैड मैंने आपको पढ़ा दिया, सवेयर पेन, अनप्रोडक्टिव रैचिंग, एनजी ट्यूब। ठीक है, मिक्स के अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आपने बताना है वो क्या होगी, बैरियम, बैरियम स्वेलो होगी। और कॉम्प्लिकेशन के अंदर जो है वो आपकी जो वल्वलस है या स्ट्रैंगुलेशन है वो आपको देखने को मिल रही होती है। बाकी पैरासोफेगल के अंदर आपने सर्जिकल रिपेयर करवाना होता है। और अक्यूट गैस्ट्रिक वल्वुलस आपकी अंदर जो है वो आपको देख सकते हैं, अक्यूट। हाँ जी, हाइटल हर्निया के अंदर कोई आपके पास आपका टॉपिक हो, वरना मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा। जल्दी बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं आपको, अगर कोई चीज मिस है, अगर आपको नहीं समझ में आई तो मुझे बताओ। अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, फिर आप कहेंगे सर आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, ये आपने ज्यादती की है। ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हाइटल हर्निया, ये आपकी स्लाइडिंग है, पैरासिफिकल है, मिक्स आपको मैंने बता दिया। ठीक है। बैरियम स्वेलो इज द बेस्ट मेथड टू डायग्नोज। ठीक है। और एंडोस्कोपी नहीं, बस ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जो है ना आपका स्लाइडिंग खाने का तो अंदर तो गर्ड होगा, लेकिन पैरासिफिकल ये आपकी जो तीसरी और टाइप्स होती हैं, उसके अंदर जो है आपको क्या देखने को मिल रही होती है, इसके अंदर ना तीन टाइप्स उसने वो जो पढ़ाई हुई है, अगर आप कंफ्यूज, स्लाइडिंग, पैरासिफिकल या रोलिंग, मिक्स्ड। और टाइप 4 होती है जिसके अंदर जो अब्डोमिनल कंटेंट होते हैं वो आपके स्टोमिक की तरफ जो है वो हर्निएट कर जाते हैं, जैसे स्प्लीन और कोलोन होगा, ये चीजें। तो इन सारी चीजों के अंदर बस याद रखें कि स्लाइडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी आपने पीपीआई वगैरह देने हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके अपना जंक्शन ऊपर आ जाता है। लेकिन टाइप 2 स्लाइडिंग पैरासिफिकल मिक्स, ये आपकी जो टाइप 4 है, उसके अंदर जो है वो आपको वल्वुलस इंफेक्शन ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपने ओपन रिपेयर करना होता है। क्लियर? क्लियर। चलो जी, गुड हो गया। जबीउल्ला सर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप आए, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट।
हम अपनी बुक से देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। ठीक है। अच्छा यार, पता है क्या, हमारी ना सर्जरी के अंदर ये चीजें वो ऊपर वाले टॉपिक नहीं लिखे हैं, वो जेनकस डिवर्टिकुलम पे डायरेक्ट आया है। ठीक है, और उसके बाद ऐसे भी, लेकिन ना मैंने बुक के अंदर, मैं आपको अकॉर्डिंग टू माई बुक पढ़ाऊंगा। आपको डोगर से, मैं आपको यानी कि कोई टॉपिक मिस नहीं होगा, क्योंकि डोगर के अंदर मिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने डिटेल आपको यहीं से ही पढ़ानी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, बैरेट एसोफेगस का मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस क्या होता है, और हमारे जो क्या कहते हैं अपना एनआरई है, उसके अंदर बैरेट एसोफेगस को इतना हाई रेट किया जाता है, इतना हाई रेट किया जाता है, फिर भी बच्चे कंफ्यूज होके मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया के अंदर जो सा वो आपके कंफ्यूज होके जो सा वो आंसर को गलत लगाते हैं इन कंसर्न द पैथोलॉजी। अच्छा, नॉर्मल एनाटॉमी आपकी क्या होती है, आपको पता है कि आपका जो डिस्टल एसोफेगस है, नीचे वाला एसोफेगस है, वो आपका स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो एसोफेगस है, ये वाला आपका जो पोर्शन होता है, वो आपका किससे बना होता है, स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल से बना होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब आपका क्रोनिक गर्ड होता है, क्या होता है, मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। गर्ड के अंदर जब भी आपका क्रोनिक गर्ड होगा, तो आपका क्या होता है, क्रोनिक गर्ड के अंदर आपके बार बार एसिड ऊपर आने की वजह से एसोफेगल म्यूकोजा रिपीटेडली डैमेज होता रहता है। यानी कि ये वाला हिस्सा आपका रिपीटेडली डैमेज होता रहता है बार बार, ये वाला हिस्सा। ठीक है, स्ट्रॉमी की उसकी वजह से। तो ये आपकी जो स्केमस सेल्स होते हैं, जो आपके स्केमस सेल्स होते हैं, जो स्केमस एपिथेलियल होती है, लाइनिंग होती है, वो आपकी क्या चेंज होती है, आपकी इंटेस्टाइनल टाइप कॉलमनर, ये जिसको हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियल। ठीक है, आपकी स्केमस एपिथेलियल आपकी कॉलमनर एपिथेलियल के अंदर आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैरेट्स एसोफेगस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेजिया या मेटाप्लेजिया। डिस्प्लेजिया या मेटाप्लेजिया, 9 बंदे यहाँ पे बैठे हैं। डिस्प्लेजिया या मेटाप्लेजिया, डी या एम, जल्दी जल्दी टाइप करो, डी या एम, मेटा। अली ने कहा जी मेटाप्लेजिया। शाबाश। सो इट मे लीड्स टू द मेटाप्लेजिया। ठीक है, डिस्प्लेजिया टू द मेटा, आपका मेटाप्लेजिया और होता है। अब जब भी आपको अच्छा, बैरेट का मतलब आपको पता है क्या होता है, बैरेट, बैरेट का मतलब होता है प्री मिलिग्नेंट कंडीशन। क्या मतलब होता है, प्री मिलिग्नेंट कंडीशन, यानी कि कैंसर होने से पहले, मेलिग्नेंसी होने से पहले, अडीनोकार्सिनोमा होने से पहले, डिस्प्लेजिया का रिस्क होने से पहले आपको बैरेट एसोफेगस। जब आपका मेटाप्लेजिया हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्या होता है, डिस्प्लेजिया। और डिस्प्लेजिया के बाद आपको क्या होता है, अडीनो कार्सिनोमा। पेशेंट आपको कैसे प्रेजेंट करता है, लॉन्ग स्टैंडर्ड, लॉन्ग स्टैंडर्ड, लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ड बर्न, यानी कि सीने की जलन काफी अरसे से होना, एसिड की रिगर्जिटेशन, गर्ड के सिम्टम्स, बैरेट्स एसोफेगस, बैरेट स्ट्रिक्चर्स, डिस्फेजिया, यानी कि आखिरी एंड कंडीशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा ऐसा वेट लॉस होना। मैं जब जनरल में अपनी गैस्ट्रो की रोटेशन कर रहा था, तो हमारे बेड नंबर 2 के ऊपर एक पेशेंट आया था, क्योंकि हमारे वो लिया से था। तो जब वो पेशेंट हमारे पास आया ना, प्रेजेंट हुआ, तो उस पेशेंट को ना एसोफेगल कार्सिनोमा था। बुजुर्ग थी, आई थिंक कोई 70-80 ईयर्स ओल्ड की थी, और उनको कैंसर था, और वो भी बड़ा सीवियर किस्म का, और उनसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। तो अगर जब उनसे खाया नहीं जा रहा था ना, तो उनको फिर हमने जो ट्यूब है वो पास की, यानी कि आपके जिजनम के अंदर जो है वो आपकी ट्यूब पास की सर्जरी के थ्रू। तब जाके उनकी कोई थोड़ी सी सेहत हुई, लेकिन अदरवाइज उनकी ना आवाज निकल रही थी, ना उनसे बोला जा रहा था, यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो बैरेट्स एसोफेगस के क्वेश्चन आपके पास ऐसे प्रेजेंट करते हैं। अच्छा,
अगर पेशेंट को, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर पेशेंट को लॉन्ग, यानी कि आपको व्हाट आर द एनआरई क्लिनिकल क्लू, कि आपको कैसे पता चलेगा यार ये पेशेंट किस चीज का, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड हो, यकीन करें इसके जब हम 350 प्लस एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे ना, ओए होए होए, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। लॉन्ग, बल्कि इसके 350 नहीं होंगे, इसके 500 प्लस होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि आपकी ब्रेस्ट भी आ रही है ना इसके अंदर। लॉन्ग स्टैंडर्ड गर्ड होता है ना, तो आपको पता है गर्ड के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है आपकी, आपकी अपर जेआई एंडोस्कोपी। जब आपकी अपर जेआई एंडोस्कोपी होती है, तो उसके अंदर आप डिस्टल एस्फेगस यानी कि नीचे वाले हिस्से के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर, आपको सैल्मॉन कलर्ड म्यूकोजा नजर आता है। पैथोलॉजी के अंदर पढ़े, सैल्मॉन कलर्ड ग्लूकोजा। ये आपको बैरेट एसोफेगस का क्लू देता है कि यार अगर पेशेंट के अंदर सिर्फ सिम्टम्स ही ऐसे दिए हुए हैं, तो इसके अंदर आपको क्या नजर आता है, सैल्मॉन कलर्ड म्यूकोजा। तो एंडोस्कोपी के अंदर आपने ये करना होता है। बाकी एंडोस्कोपी के अंदर आपको ये नजर आ रहा होता है, अगर आप बायोप्सी करते हैं तब आपको क्या नजर आता है, बायोप्सी के ऊपर आपको, यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी होती है उसके अंदर आपने, आपको क्या नजर आता है, मेटाप्लेजिया, इंटेस्टिनियल मेटाप्लेजिया नजर आ रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हो सकती है आपकी बैरेट एसोफेगस के अंदर, अपर जीआई एंडोस्कोपी विद सिस्टेमिक या आपकी बायोप्सी। ठीक है, और बायोप्सी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी जो म्यूकोजल जो सेलुलर चेंजेस है वो आपकी देखी जाए कि अदर इट इज मेटाप्लेजिया, अदर डिस्प्लेजिया, या अदर अर्ली नियोप्लेजिया। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ बैरेट एसोफेगस। अगर पेशेंट विदाउट डिस्प्लेजिया है, यानी कि कार्सिनोमा नहीं है, और बैरेट्स एसोफेगस है, तो आपने पीपीआई को कंट्रोल करना है। पीपीआई को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ये उसामा ने एक पिक भेजी हुई है विच इज वेरी बेनिफिशियरी, देखें कि ये कैसे चेंज हो गया उसके लाइनिंग्स वगैरह। शाबाश उसामा। पीपीआई को कंट्रोल करना है, पीपीआई देनी, और साथ साथ आपने एसिड की सप्रेशन करनी है। ठीक है ना, ताकि आपका डिस्प्लेजिया का रिस्क जो है वो आपको क्या हो, कम हो सके, एडिनोकार्सिनोमा ना हो। लेकिन अगर डिस्प्लेजिया डेवलप हो गया है, तो आपने क्या करना है, एंडोस्कोपिक एरिडिकेशन थेरेपी। ठीक है, क्या करनी है आपने, एंडोस्कोपिक, अगर डिस्प्लेजिया हो चुका है तो आपने क्या करनी है, एंडोस्कोपिक एरेडिकेशन थेरेपी। ठीक है, ताकि आपने जो प्री मिलिग्रेंट माइक्रोज है उनको रिमूव करना है, और कैंसर का जो रिस्क है उससे प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो इसलिए आपने याद रखना है कि आपका जो फ्लो होता है वो आपको क्या होता है, गर्ड, बैरेट, कैंसर, ये आपका पूरा फ्लो आपको मिल रहा होता है। रिपीटेड एसिड इंजरी, मेटाप्लेजिया, बैरेट्स एसोफेगस, डिस्प्लेजिया, एंड एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। क्लियर, किसी का कोई क्वेश्चन हो। किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्लियर है, नेक्स्ट कंटिन्यू करें। ठीक है, नेक्स्ट एक्लेजिया कार्डिया। एक्लेजिया कार्डिया क्या होता है, कि आपकी जो प्लेक्सिस पड़ी है ना, मायोन्टेरिक प्लेक्सिस पड़ी है ना, मायोन्टेरिक प्लेक्सिस का डिस्फंक्शन हो जाना। किसका डिस्फंक्शन हो जाना, मायोन्टेरिक प्लेक्सिस का डिस्फंक्शन हो जाना। ठीक है, अब मायोन्टेरिक प्लेक्सिस का जब डिस्फंक्शन होता है, तो उसकी वजह से आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, या एसोफेजियल पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टालसिस होती है, क्या होती है, वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। जब आपकी एसोफेजियल पेरिस्टालसिस आपकी कम होती है, यानी कि आपकी खुराक, ये आपकी एसोफेगस है, और इसके अंदर ये आपकी खुराक नीचे आ रही है, तो खुराक कैसे नीचे आती है,
ये आपके नीचे आने के लिए यहाँ से ये पीछे से पुश करेगा, ये आपके नीचे आएगी, फिर यूं पुश करेगा, ये आपके नीचे आएगी, फिर पुश करेगा, आपके नीचे आएगी, फिर पुश करेगा, आपके नीचे आएगी। इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है। जब आपके मायोंटेरिक प्लेक्सस नहीं होंगे तो आपके एसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एब्सेंट होगी। जब एब्सेंट होगी तो आपका जो लेफ्ट एसोफेगस स्फिंक्टर है वो आपका प्रॉपरली तरीके से रिलैक्स नहीं करता। जब आपका प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं करेगा तो आपका जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये आपका क्या होगा, ऐसे बंद होगा, बिल्कुल बंद होगा। ठीक है। तो उसकी वजह से जो फूड है, जो फूड होती है वो आपकी एसोफेगस के अंदर क्या होती रहती है, अकामुलेट होती रहती है। क्या होती रहती है, अकामुलेट होती रहती है। और उसकी वजह से जो आपका एसोफेगस का साइज होता है वो आपका बढ़ता चला जाता है। इसको हम कहते हैं एक्लेजिया। एक्लेजिया कार्डियो, नीचे की तरफ। ठीक है। एक बात याद रख लें, कोई अगर आपसे ये पूछे ना कि आपका क्या लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्स करता है, नो, आपका लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं करता। लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर आपका रिलैक्स गर्ड के अंदर नहीं करता, यहाँ पे आपकी फेलियर हो रही है। आपका लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो चुका है, बिल्कुल उसके अंदर कि कोई किसी किस्म की कोई जानी वो लॉक लग चुका है। ठीक है। तो फेलर है। और जब आपकी लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगी तो खुराक वहां जमा होगी, एसोफेगस का साइज बढ़ेगा, तो वहां पे आपको रिगर्जिटेशन और डिस्फेगिया के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव डिस्फेगिया टू, वो तो ठीक है, डिस्फेजिया टू बोथ सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस, नो बेटा दोनों होती हैं, शाबाश उसामा, सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है। इफ देर इज अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, देर इज अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर पहले पहले आपका सॉलिड यानी कि आपका जाना बंद होता है एंड देन लिक्विड, सॉलिड फर्स्ट देन लिक्विड। बट अक्लेजिया के अंदर दोनों चीजें, सॉलिड प्लस लिक्विड, दोनों चीजें बंद हो जाती है। ठीक है। तो उसकी वजह से आपको कफ वगैरह ये जो सब यानी कि सिंपल इज दैट, खाना खाने के बाद खाने का वापस आ जाना। ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल पिक्चर। क्लिनिकल पिक्चर क्या होती है, व्हेन एवर अ यंग मेल present to you with a history of uh, dysphagia to both solid and liquid, weight loss plus shabash usama, weight loss plus cough or aspiration at night. So patient is a classically of achalasia. What is the diagnosis? हाँ जी, तो बच्चा बता सकता है what is the investigation of choice? First investigation of choice in achalasia cardia is, अच्छा ये मुझे जरा सारे जवाब देना इसका। अनम ने कहा है बेरियम, उसामा ने कहा है बेरियम, अली ने कहा है मोनोमेट्री, सहर ने कहा है बेरियम, और कौन है क्लास के अंदर, आलम साहब, सुहेल, तारिक, जबी, जारा, जजारा ने दे दी। हाँ जी, क्या होगा, ये अभी आपको मैं तीन चीजें बताऊंगा। इनिशियल बैरियम से वाले, मैंने ये तो नहीं पूछा, मैंने पूछा आपसे फर्स्ट कंफर्मेटरी या इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, बस ये पूछा। सर हॉलो मायोटॉमी, मायोटॉमी, एक्यूरेट मोनो,
एक मिनट। अली रजा ने बताया एंडोस्कोपी। अली रजा ने पहले बताया था मोनोमेट्री। भाई तीन चीजें याद रख लो, ठीक है? इस वजह से सिस्टेमिक सर्जरी डिफिकल्ट होती है। तीन चीजें याद रखो। अगर कोई आपसे ये पूछे फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या है, मैंने यहाँ कोई ये नहीं पूछा कि यार क्या होना है। अगर आपसे ये पूछे कि फर्स्ट इनिशियल इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो क्या होगा आपकी? अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसके अंदर हाँ आपने मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को और कैंसर को एक्सक्लूड करना है। पहले पहले आपको पता होना चाहिए कि यार ये आपकी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है या आपकी कैंसर है। आपने इसको एक्सक्लूड करना है। स्पेशली जो बूढ़े लोग आते हैं जिनके अंदर वेट लॉस हो रहा हो। सेकंड, व्हाट व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट टू कंफर्म द क्लासिकल फाइंडिंग? क्लासिकल फाइंडिंग मैनोमीटर है ना सर, गोल्ड स्टैंडर्ड जो इसके। ये आपकी क्या होगी? बैरियम स्वेलो। क्या महंगी, क्या महंगी होती है? एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी 500 रुपए की होती है अगर गवर्नमेंट अस्पताल से आप करवाएं तो, और वो अच्छी होती है। बाहर को छोड़ें, लेकिन एंडोस्कोपी आपकी जो आपकी गवर्नमेंट अस्पताल में होती है, ये जनरल हॉस्पिटल के अंदर सबसे बड़ा सेटअप आपका गेस्ट्रो का यहाँ पे है। तो बैरियम से पहले आपकी 500 रुपए की हो जाती है और 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग की अगर आपकी, हाँ आ जाना। अगर आपसे क्लिनिकल फाइंडिंग का पूछा जाए कि आपके गोल्ड स्टैंडर्ड क्लासिकल फाइंडिंग के लिए, तो आपने बताना है बैरियम स्वेलो। और बैरियम स्वेलो पे आपको क्या नजर आ रही होती है कि आपकी डायलेटेड एसोफेगस नजर आ रही होती है, ठीक है ना? और डिस्टल एंड के ऊपर स्मूथ टेपरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बर्ड बीक अपीयरेंस। अब मुझे बताओ व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट? व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट? आपको जिससे कंफर्म होगा कि हाँ यार ये बाकी जो पेशेंट है वो अक्लेजिया का है। कंफर्मेटरी टेस्ट का पूछा है मैंने कि कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा। अभी तो एक्सीलेंट अनम, मोनोमेट्री, शाबाश जबी, शाबाश जारा। मोनोमेट्री इज द कंफर्मेटरी टेस्ट जिसके अंदर आपको क्या पता चलता है कि आपके लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन हो रही है नहीं हो रही, एसोफेगल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? तो उसके अंदर आपको इनकम्प्लीट या एब्सेंट पेरिस्टालसिस का आपको पता चल जाता है। तो बेस्ट कंफर्मेटरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट आपकी क्या होती है? हाई रेजोल्यूशन एसोफेजल मोनोमेट्री। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्लान? ट्रीटमेंट क्या होता है? सिंपल इज दैट आपने जो लोअर एस्फेगस स्फिंक्टर है उसको प्रेशर को रिड्यूस करना है ताकि फूड आपकी पास हो, ठीक है? तो इसके अंदर आप जो, या बैलून की डायल, असल में पता है क्या है, ये जो बैलून की डायलेशन ये इन चीजों को कितनी बार बार आपकी फिर वो हो जाती है, ये जो बोटॉक्स की जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ये चीजें, लेकिन मेन होती है आपकी लेप्रोस्कोपिक हाइलर मायोटोमी, ठीक है? तो लेप्रोस्कोपिक हाइलर मायोटोमी ये आपकी जो पोइम होती है, वैसे हमारे यहाँ तो पोइम ही होती थी, सर्जरी के हाँ ये होती है। तो ये दोनों आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? बाकी ये बोचुलिनम टॉक्सिन्स वगैरह कुछ कुछ काम के नहीं होते ये आपके। अगर करवा भी लें तो इसके अंदर आपकी जो है ना वो बार बार होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो हाइलर मायोमाइटमी के अंदर क्या होता है सर्जिकली अगर देखा जाए, तो लोअर एस्फिकल के जो मसल फाइबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? कट किया जाता है, काटा जाता है, जिसकी वजह से लोअर एस्फिकल का प्रेशर कम हो जाता है और फूड आपकी पास हो जाती है, ठीक है? अच्छा जी। व्हाट आर द क्लासिकल कॉम्प्लिकेशंस? इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? एक तो फूड की रिटेंशन होना,
फूड की रिटेंशन होना, एसोफेजियल डायलेशन होना, रिगर्जिटेशन होना, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पायरेशन होना। क्लियर? अक्लेजिया कार्डिया के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, जल्दी करें। तीन चीजें थी वो इंपॉर्टेंट थी कि क्लिनिकल गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, कंफर्मेटरी क्या है, और इनिशियल क्या है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है विच इज ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम क्या होता है, किसी बच्चे को पता है? किसी बच्चे को पता है ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम क्या होता है? डाइवर्टिकुला बन जाते हैं, मतलब एबनॉर्मल प्रोट्रूजन हो जाती है। क्या होता है? सर इसमें थ्रोट और अपर पार्ट जो इसोफेगस का होता है ना, वहां पे पाउचेस बन जाते हैं। कहाँ पे? लोकेशन? सर थ्रोट, इसोफेगस। नाम क्या होता है उसको? थ्रॉट और एसोफेगस का कौन से मसल्स होते हैं? दो मसल्स होते हैं इसके अंदर आपके जो इन्वॉल्व होते हैं, जो हॉरिजेंटली और वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं। करी शाबाश सर एक उसामा। स्पिंचर मसल्स होते थे और दूसरा पता नहीं क्या। स्पिंचर फ्रिंजो, मसल्स फेल हो जाते फ्रिंजो, हैं। एक्सीलेंट अनम, क्रिको फ्रेंजिस। वैसे मेन आपका जो मसल होता है वो आपका क्रिको फ्रेंजिस होता है, और इसको नाम जो दिया जाता है वो आपका किलियान डी हैसेंस का नाम दिया जाता है, जो ऐसे पड़ा होता है। ये आपके मसल्स हैं, थोरिको, कराइको, और ये वाली जो लोकेशन होती है जिसके अंदर से आपका एसोफेगस का पार्ट ऐसे बाहर की तरफ निकलता है, इस पार्ट को, ये वाला जो हिस्सा होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं कल्याण डिहाइसेंस। याद रखिए, आपकी जो अपर पार्ट होता है, अपर एसोफेगस स्फिंक्टर होता है एसोफेगस का, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल होता है वो आपका क्रिकोफ्रिंजिस होता है। क्या होता है? क्रिकोफ्रिंजिस। क्रिकोफ्रिंजिस, ठीक है। अगर आपका क्रिकोफ्रिंजिस पुअरली, यानी कि अगर आपका प्रॉपरली तरीके से रिलैक्स ना करे, तो क्या होता है, ये इतना सॉफ्ट सा एरिया होता है, इतना यू नो कमजोर सा मसल होता है कि अगर आपकी स्वेलिंग के वक्त, यानी कि जब आप निगल रहे हैं कोई चीज, अगर आपका swallowing के वक्त अगर आपका प्रेशर बढ़ जाए आपका एसोफेगस के अंदर, तो ये जो मसल होता है ये यहाँ से क्या हो जाता है, वीक एरिया से बाहर की तरफ आउट पोच कर जाता है। क्या हो जाता है? आउट पोचिंग हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं? ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। कोई बच्चा बता सकता है इसके अंदर सारी की सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं या आपकी सिर्फ और सिर्फ दो या एक लेयर इन्वॉल्व होती है? कोई बच्चा बता सकता है? दो कौन सी? कैन बी कॉल्ड, कैन बी कॉल्ड, शाबाश यार, ये इसने भी बता दिया, मैं पूछने वाला था। कैन बी कॉल्ड इट एज ट्रू डाइवर्टिकुलम? यस, दिस इज अ फॉल्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, दिस इज अ फॉल्स डाइवर्टिकुलम। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पुलजन डाइवर्टिकुलम। किसी ने पुल किया हो इसको, पुलजन डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं, कि किसी चीज ने आपको धक्का देके बाहर निकाला हो, तो उस जगह से मसल्स का बाहर निकलना हम पुलजन डाइवर्टिकुलम कहते हैं। और इसके अंदर आपकी म्यूकोजा और आपकी सब म्यूकोजा जो लेवर होती है वो आपकी बाहर निकल रही होती है, आपकी कंप्लीटली मसल लेयर आपकी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है,
तो जब भी आपका फेरेंजियल प्रेशर बढ़ता है तो आपका जो वीक एरिया होता है जिसे हम क्लियन डिएसेंस कहते हैं, उससे आपकी जो म्यूकोजा वो आपकी बाहर की तरफ निकल जाती है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट मेन फाइंडिंग या फर्स्ट मेन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, या आप ये समझा दें कि आपकी फर्स्ट फाइंडिंग क्या होती है कि यार इस पेशेंट को ज़ेंकर डायवर्टिकुलम हो सकता है? लंप इन नेक? नहीं। एक्सीलेंट ज़ारा। हेलियोटोसिस। सर हेलिटोसिस। उसका खाना ही हजम क्या? सर उसका खाना ही हजम नहीं होता सर, खाना जाके फंस जाता है उसमें, खाना तो हजम नहीं किल्यान होता सर उसके। के अंदर आपको जो वीक एरिया होता है, जो म्यूकोजा होता है, उसके अंदर जो पाउच बन जाती है उसके अंदर कलेक्ट होता रहता है। यानी कि अगर कोई चीज ऐसे बाहर निकली हुई है आपकी, तो इसके अंदर आपका सारा खाना यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है। जब वो कलेक्ट होता रहता है तो उसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फाइंडिंग्स मिलती है, विच इज हेलिटोसिस। बैड बैड ब्रेथ, जिसे हम कहते हैं बैड ब्रेथ, मुंह से बहुत गंदी स्मेल आना विद रीगर्जिटेशन एंड देन एस्पायरेशन। और एस्पायरेशन अल्डरली पेशेंट के अंदर अगर हो तो बहुत कॉमन होती है। नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट? एल्डरली पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमनली होता है, एल्डरली पेशेंट के अंदर होगा विद अ हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया, यानी कि फूड स्वेलिंग करने के अंदर डिफिकल्टी होना, रीगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड with halitosis and gurgling neck swelling। गर्जलिंग नेक स्वेलिंग क्या होता है कि आप जब स्वेल कर रहे होते हैं यानी खाना खा रहे होते हैं तो आपको नेक के अंदर आपको यानी कि गड़गड़ जैसी या सेंसेशन या आपकी साउंड सुनाई देते हैं, एंड एज वेल एज एस्पायरेशन। ठीक है, तो आपने याद रखना है एल्डरली पोर्शन के अंदर सिर्फ तीन चीजें देखने को मिल रही होती हैं, डिस्फेजिया, हेलिटोसिस और रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। दिस इज कॉल्ड एज जिंकर्स डायवर्टिकुलम। नाउ डायग्नोसिस। Can anyone tell what is the investigation of choice? Investigation of choice in Zinker diverticulum is मजा तो यहाँ पे आएगा। उसामा ने कहा बैरियम। अच्छा, हाँ जी, आप चैट जीपीटी कर लेना, चेक कर लो चैट जीपीटी कर लो। वो बैरियम भी सस्ता है, बैरियम तो मुफ्त में हो जाता है। अली रजा एंडोस्कोपी, तारिक खान टेक्नो, अच्छा वो टेक 99। हाँ जी बताओ। अनम, जारा। और इसकी अपर जीआई एंडोस्कोपी में नहीं देख सकते सर? मुझे तो लगता है हम देख सकते हैं एंडोस्कोपी में। आगे आप देखें सर, मुझे तो यही लगता है कि एंडोस्कोपी इसके लिए इनिशियल के तौर पे तो सबसे अच्छी है। उसामा एक्सरे के अंदर भी नजर आई मस्कुलर लेयर्स, कभी कभी चेस्ट एक्सरे के अंदर तो ये मस्कुलर लेयर नजर आई बोन्स के अलावा? आय हाय, पहले जो तूने बताया था वही है बैरियम स्वेलो। भाई बैरियम स्वेलो इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन दिस डिजीज। बैरियम स्वेलो, क्योंकि बैरियम स्वेलो आपकी जो पाउचेज होती हैं उसको क्लियरली आउटलाइन, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी आउटलाइन है तो अगर आपने बैरियम दिया है तो ये आपकी बैरियम आपकी ऐसे आउटलाइंस को या पाउचेस की आउटलाइंस को सही तरीके से मेंशन कर देगा। ठीक है, और डायवर्टिकुलम का जो साइज होता है और लोकेशन होता है उसको भी क्या कहते हैं अपना शो कर सकते हैं। खाना फंसा हुआ या आपकी जो हड्डी वगैरह वो देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एंडोस्कोपी। अब सारे बच्चे कह रहे थे एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी इज नॉट आवर प्राइमरी टेस्ट, नॉट आवर रूटीन टेस्ट। ठीक है ना,
क्योंकि अगर आप डावर्टिकुला के अंदर एंडोस्कोप आपका पुश हो जाए इन केस, तो ये आपकी सबसे कॉमन चीज करेगा विच इज परफोरेशन. दैट्स व्हाई endoscopy is not a routinely examination or not a primary test for this disease or Zenkel diverticulum. Now, what is the treatment plan? What is the management plan? कि आपका स्मॉल है, ये एसिम्टोमेटिक है, तो वो आपको खुद ब खुद ठीक हो जाएगा सिम्टम्स के ऊपर. ठीक है. सिम्टोमेटिक है तो आपने ट्रीटमेंट वगैरह देना है. अगर पाउच है, आपका क्रेजोफ्रेंजियल डिसफंक्शन है, ठीक है, तो आपने जो डावर्टिकुला होता है उसको एलिमिनेट करना है या एम्पटी करना है. ठीक है. और आपके जो मसल्स होते हैं उनको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है. तो इसके अंदर आपने एंडोस्कोपिक डाइवर्टिकुलोटॉमी करनी होती है, जिसको हम कहते हैं सेप्टोटॉमी. या एंडोस्कोपिक डाइवर्टिकुलोटॉमी, जिसके अंदर डाइवर्टिकुलम और एस्फेगस के बीच सेप्टम बनाते हैं. सेप्टम डिवाइड करते हैं. फूड का पाउच जो है वो ट्रैपिंग उसके रिड्यूस करते हैं. ठीक है. और आपके जो मसल्स हैं उनको आपका आपको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं. साथ साथ सेप्टोटॉमी के साथ साथ आपकी ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं. ओपन सर्जरी के अंदर जो सब आपने जो उसामा ने बताया कि आपकी क्रिकोफ्रेंजियल मायोटॉमी वो भी करवा सकते हैं और डाइवर्टिकुलोटॉमी भी करवा सकते हैं. ठीक है. दोनों चीजें आपकी साथ होती है. व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशंस? तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर एस्पायरेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, याद रख लें. ठीक है. और अगर लार्ज डाइवर्टिकुला है तो आपकी सिवियर डिस्फेजिया और परफोरेशन वगैरह नहीं होती. हाँ जी बच्चों, क्लियर? क्लियर दिस पॉइंट या कुछ और पॉइंट रहता है? जल्दी जल्दी बता दें, जल्दी जल्दी. कोई ईसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो? ईसा पॉइंट कराची वाले ऐसे ही बोलते हैं ना. हाँ भी किधर जा रही है? ईसा पॉइंट बता दो, ईसा. यार आज यकीन करो, मैं ना ये मैं आया हूँ ड्यूटी से कोई 10 बजे. तो खरश हो. तो ना मैं कुछ 10 बजे आया हूँ, 11 बजे तक मैंने आपके ये बुक के अंदर ना थोड़ी मिस्टेक्स थी, वो ठीक करवाई, हर चीज वगैरह ना. फिर उसके बाद कोई 1 बज गया उस टाइम तक. यार फिर मैं नमाज पढ़ के आया, फिर मैंने कहा यार चलो सोता हूँ. फिर मैं कुछ टिकटॉक देखना स्टार्ट हुआ, यकीन करो. ये भी परसों मैंने डाउनलोड किया यार. वो इतना कोई टाइम, स्क्रीन टाइम इतना ले जाता है वो टिकटॉक, कसम खुदा की. वो बैठे बैठे यकीन पता नहीं चला कि 2:30 से 3:45 उधर बच गए. मैंने कहा यार 15 मिनट बाद तो क्लास है. फिर मैं उठा और फिर सारी चीजें. पीडीएफ ऑफ एमसीक्यूज, अरे यार क्या करना है पीडीएफ ऑफ एमसीक्यूज, मीरा आलम. अब रिप्लाई आया तेरा बेटा. जो पीडीएफ है एमसीक्यूज का, पहले आपको मैं इसके 500+ एमसीक्यूज की डिस्कशन, यार मुझसे यकीन करें, मैं आपको दिखाता हूँ. हमारी जो वीडियो थी, शायद अपने आपने नोट नहीं की. बेटा वो भी हो जाएगी शेयर, परेशान ना. ये हमारी ये स्ट्रीम थी ना, तो इसके ऊपर कोई ऑलमोस्ट हमारा कितने व्यूज हो गए? 251 व्यूज हो गए. ठीक है. सर मैंने देखिए माशाल्लाह 251 है। अब आप ये देखें कि मुझे मुझसे सिर्फ, अच्छा मुझे जो मैसेज कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं सर सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप एमसीक्यूज यूट्यूब पे लाजमी करवाएं हमें. हमने ये सेशन हमने यार, एक लड़के ने मुझे कॉल किया, मैंने डॉक्टर सादी के लेक्चर लिए हुए हैं, हर चीज मैंने की हुई है, लेकिन एमसीक्यू डिस्कशन मैंने आपसे करवानी है, तो आप काइंडली मुझे एमसीक्यू डिस्कशन के लिए रख लें. मैंने कहा यार उसके लिए आपको ना इतनी फीस पे करनी पड़ेगी, यानी कि मिनिमम. सर वो तो मैंने सेशन ज्वाइन किया हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने आपके एमसीक्यूज लेने. मैं कह यार अगर समझ नहीं आ रही तो फिर ये सेशन ज्वाइन करके ये आप स्टार्ट कर लें. नहीं सर, वो मैंने वहाँ पैसे दिए हैं, लेकिन मैंने आपकी वो जो लाइव डिस्कशन है आप यूट्यूब के ऊपर फ्री में, वो मैंने लेनी है. मैं कहा चलो ठीक है. खैर, आल्सो पीडीएफ ऑफ लेक्चर्स. बेटा दोनों बुक्स आज तो नहीं कर सकूंगा यार. आज सॉरी, ये लेक्चर यूट्यूब पे आ जाएगा बेटा, ठीक है ना.
बड़े हरामी है लोग। और बहुत हरामी है यार, इनसे यकीन करो यार। यार जो ऑनेस्टली मुझे जिनका पता होता है ना कि यार इन बच्चों ने मेरे से पढ़ना है, नो मैटर वट, वो देर से कराएं जल्दी करवाएं, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन सर बाद आपने में आपकी सर बहुत अच्छी है, मतलब एकेडमी जो है ना ये बहुत अच्छी है। ये एक किस्म का चैरिटी फंड ही आप सर ले रहे हैं, हालांकि वो दूसरी एकेडमीज हैं 50-50 60-60 हजार रुपये मांगते हैं सर, वो उन लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है। आप चैरिटी फंड के तौर पे अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको इसकी जजा देगा सर इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अ, यार आज के लिए, अच्छा मैंने जाना है बाहर, तो ये जो आपके लेक्चर हैं वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। अच्छा ये आपकी, मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटी सी चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने परेशान नहीं होना। जो आपकी मेन चीज है ना, वो आपकी पता क्या है, वो आपकी ये है, कहाँ गई है ये जो ये जो बुक है ना, ये वाली पीडीएफ बुक, ये आपको जब प्रोवाइड करूंगा ना इंशाल्लाह, देन इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार हमने पढ़ा। खैर हमारी ये बुक है कंप्लीट, एंड आई विल बेट एवरीवन, जो बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है या आपके दोस्त कहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको बेट से कह सकता हूँ, अगर ऐसी बुक और इतनी प्योरली क्लियर्ड बुक अगर कोई आपको प्रोवाइड कर दे, तो गर्दन गर्दन कटा देना। तो ये आपको बुक इंशाल्लाह ना, मैं आज आज तो नहीं, कल इंशाल्लाह मैं विद लेक्चर आपको यूट्यूब, क्योंकि मैं आपकी जनरल सर्जरी के भी एक दो टॉपिक लेक्चर रहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये वॉल्यूम 1 भी है और वॉल्यूम 2 भी है, तो वो दोनों वॉल्यूम्स आपको मिल जाएंगे। ग्रुप में तो ऐड कर देंगे, हाँ हाँ, अब तो आपके आ गया मेरे पास, तो ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए काफी नहीं है यार, कल बस ना आपकी एसोफेजियल कार्सिनोमा रहती है, बस वो करवा के हम फिर स्टोमिक एड्यूडम के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, मैं एक मिनट देख लूं कितना रह गया। आपका पेप्टिक हाइड्रोसनी हो गया है, बेरेट्स एसोफेगस हो गया है, आपका एक्लेजिया कार्डिया हो गया है, एसोफेजस स्पाज्म हम खुद देख लेना, ज़ेंकर टुबरकुलम एसोफेगस स्ट्रक्चर भी खुद देख लेना। एसोफेजल इंजरी से क्वेश्चन आता है, ये पढ़ना है, परफोरेशन पढ़नी है, मेलरी विस्टियर और कार्सिनोमा, एंड फिर पेप्टिक अल्सर। इसके अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज ही है बस पूरा पूरा, और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। कल ये भी खत्म करेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। 5 दिन के अंदर अंदर हमने जीआईटी ब्रेस्ट एंड अप करनी है। थॉराइड मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि थॉराइड आपने 1000 बार पढ़ी है। हाँ, सर्जरीज पढ़ाऊंगा, और सर्जरीज जो थॉराइड की, पैराथॉराइड की सर्जरी है, वो मैं आपको लाइव जोन से है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियोस दिखाऊंगा सर्जरी की, मैरो की वीडियोस जोन सी है मेरे पास, तो मैं वहां से आपको लाइव दिखाऊंगा कल 4 बजे। यार रोज 4 बजे, मैं यकीन करो, मैं इतनी अपसेट फील होती है कि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है अगर वो ही लेट हो तो। यार मैंने अलार्म लगाया होता है 3:55 का, तो आप बच्चे भी 3:55 का अलार्म लगा लें। ठीक है, क्योंकि डेली 5 दिन क्लास है, सिर्फ 5 दिन क्लास है, उसके बाद आपकी ऑप्शन गैनी स्टार्ट हो जानी है। तो 5 दिन क्लास है, 5 दिन बल्कि आगे ऑप्शन गैनी है, पीड्स है, ऑप्था ईएनटी है, वो तो चलो दो दो दिन में है। ऑप्शन गैनी हमने 4 दिन में कंप्लीट करनी है, पीड्स 3 दिन में, ऑप्था 2 दिन में, ईएनटी 2 दिन में। 1 सितंबर से, याद रखें, 1 सितंबर से आपकी पहला पहला सिस्टम न्यूरो या सीवीएस की हमने एमसीक्यूज डिस्कशन करनी है, टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक वहां पे मुझे लगेगा कि पढ़ाना चाहिए मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज हर सिस्टम की, यानी कि बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, फर्स्ट को फॉर एग्जाम्पल सीवीएस, सेकंड को न्यूरो, थर्ड को एंडो, 4 को रीनल, 5 को जीआईटी, 6 को रेस्पो, 7 आपका हीमाटोलॉजी, और 8 आपका रिप्रोडक्टिव, और 9 आपका जो मस्कुलोस्केलेटन। ये 9 दिन आपकी हर सिस्टम की इंशाल्लाह 400+ एमसीक्यू, सिर्फ सिर्फ 400+, यानी कि पर सिस्टम 400+ एमसीक्यू डिस्कशन होगी फर्स्ट सिस्टम, और सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर ही होंगी। कोई वीडियो भी पर्सनल मैं नहीं भेजूंगा, ताकि जो बच्चे, और बच्चे भी जो एमसीक्यू डिस्कशन सुनना चाहते हैं, तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकें। हाँ, इसके बाद 9 के बाद 11 तारीख को आपका पहला मॉक टेस्ट होगा, ये याद रख लेना। पहला मॉक टेस्ट होगा आपका फर्स्ट 11 को। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी स्टार्ट होंगी रैपिड रिविजन्स। मॉक टेस्ट आपके चलते रहेंगे, रैपिड रिवीजन
या आपकी जो फाइनल पंच रिविजन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके चार चार सिस्टम्स हमने पढ़ाने हैं। चार सिस्टम पढ़ा के अगले दिन टेस्ट, फिर चार सिस्टम अगले दिन टेस्ट, फिर चार सिस्टम क्लिनिकल टेस्ट, फिर चार सिस्टम क्लिनिकल फिर टेस्ट, फिर चार सिस्टम जो बेसिक है यानी कि बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, जनरल एनाटॉमी, जनरल फिजियोलॉजी, फिर उसका टेस्ट, वो आपके मॉक टेस्ट होते रहेंगे। फिर 20, ये आपका ऑलमोस्ट 22 तक आपके मॉक टेस्ट होंगे 100। फिर आपके आ जाएंगे 22 से 30 तक 200 के मॉक टेस्ट। फिर 1 से लेके 8 तक आपके ग्रैंड टेस्ट, और इसके अंदर आपकी होंगी पास्ट पेपर्स और आपकी गोल्डन नोट से आपकी रिविजन्स। क्लियर? ओके।